नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट और सबसे पहले बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीसीसी पुनर्गठन की सूची का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। डोटासरा अपना होमवर्क कर चुके हैं। गहलोत और माकन के साथ चर्चा करने के बाद एक तरीके से कहा जा सकता है कि होमवर्क पूरा हो चुका है। अब किसी भी क्षण यानी कि किसी भी वक्त दिल्ली से अजय माकन का फोन आ सकता है और डोटासरा जयपुर से ये सूची जारी कर सकते हैं। सूची के बारे में जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं। पुनर्गठित पीसीसी में नहीं होंगे 35 से 40 से ज्यादा पदाधिकारी। पदाधिकारियों का चयन केवल मेरिट के आधार पर हुआ है। अलबत्ता जातिगत फैक्टर और वरिष्ठता का भी इसमें ध्यान रखा गया है। एक सबसे चौंकाने वाली बात भी इस दौरान सामने आई। गहलोत या पायलट या डोटासरा, तीनों में से किसी ने भी किसी के नाम पर कोई स्टैंड नहीं लिया है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में वैचारिक स्तर पर तीनों में आम सहमति रही। अलबत्ता अजय माकन ने जरूर तय कर रखे थे कुछ मापदंड और उन मापदंडों के आधार पर ही लिस्ट तैयार की गई। लेकिन मोटे तौर पर फील्ड में सक्रिय कार्यकर्ताओं को जगह मिल रही है। अब हर किसी को आलाकमान की मंजूरी का इंतजार है। यानी कि कहा जा सकता है कि किसी भी क्षण ये लिस्ट आ सकती है और अजय माकन ने जरूर कुछ मापदंड तय किए थे जिसके आधार पर नामों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। लेकिन मोटे तौर पर फील्ड में सक्रिय कार्यकर्ताओं को ही जगह मिलेगी। अब किसी को भी आलाकमान की मंजूरी का इंतजार जल्द ही है और वो जल्द ही पूरा होने वाला है। राजनीतिक गलियारों से लेकर आसपास के लोगों में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। दरअसल कोई शगुन अपशगुन से जोड़कर लोग इसे देख रहे हैं। बात राजस्थान विधानसभा के पास के क्षेत्र की कर रहे हैं। कभी कौवों की भरमार थी तो अब चूहों की आबादी अचानक से बढ़ने लगी है। इस वक्त कबूतरों और कौवों की संख्या दिखती थी अच्छी खासी, लेकिन अब कबूतर ही जहां भारी संख्या में रह गए हैं, कौवे गायब हो गए हैं, तो जमीन पर दिखने लगे हैं चूहे। चूहों की इतनी संख्या की विधानसभा के गार्डन तक बिल खोद डाले हैं। लेकिन कौवों की बीमारी तो आई है 4 दिन से ही। ऐसे में कौवों का विलुप्त होना चर्चा और चिंता दोनों का विषय बना हुआ। विज्ञान के लिहाज से परिस्थिति तंत्र में संतुलन बेहद जरूरी है और उस संतुलन के हिसाब से ही ये चिंताएं बढ़ रही हैं। और अब बात करते हैं प्रियंका गांधी के मिशन उत्तर प्रदेश की, यानी कि मिशन 2022 की। यूपी में विधानसभा की तैयारियों के अंदर कांग्रेस जुट चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी रहने वाली हैं। 25 जनवरी तक कुछ जिलों के अंदर बाकायदा वो सरप्राइज विजिट भी कर सकती हैं। गांव में कई कार्यक्रमों में शामिल हो सकती हैं प्रियंका गांधी। दरअसल प्रियंका गांधी के कहने पर सभी जिलों के सभी ब्लॉक के अंदर कांग्रेस बाकायदा एक्टिव हो रही है। वो पंचायत स्तर पर जोड़ रही है, कांग्रेस के संगठन को मजबूत कर रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी मिशन 2022 पर फोकस कर रही है। एक सवाल और कांग्रेस के बीच घूम रहा है और सवाल यह कि आखिर कहां होगा कांग्रेस का अधिवेशन। इन दिनों पार्टी नेताओं के दिल और दिमाग में यही सवाल घूम रहा है। कांग्रेस के सामने दिल्ली के अलावा 3 राज्यों का विकल्प भी है। अब ये 3 राज्य कौन कौन से हैं ये हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान जहां कांग्रेस की सरकार है, पंजाब जहां कांग्रेस की सरकार है और महाराष्ट्र जहां गठबंधन के साथ कहा जा सकता है कि कांग्रेस समर्थित सरकार है। अब इनमें से किसी एक राज्य में अधिवेशन कराने पर विचार हो रहा है। वैसे इन तीनों राज्यों में अधिवेशन कराने के अपने ही सियासी मायने और महत्व दोनों होने वाले हैं। वहीं कांग्रेस के इक्का दुक्का नेताओं ने एक और विकल्प पर विचार करने की बात कही है। आगामी दिनों में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां यह अधिवेशन क्यों नहीं कराया जा सकता, ये सवाल खड़ा कर दिया। तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल या फिर केरल, इनमें से किसी एक जगह कांग्रेस अधिवेशन कर दे और बड़ा मैसेज दे दे। पार्टी आलाकमान सभी पहलुओं पर विचार कर बड़ा फैसला ले सकती है। तो कांग्रेस का महाधिवेशन होगा या फिर चिंतन शिविर होगा, कहां होगा, ये सवाल है। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं में माथापच्ची इन सवालों को लेकर हो रही है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी भी जोर शोर से की जा रही है। केंद्रीय चुनाव प्राधिकार के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री पूरा होमवर्क कर चुके हैं।
असंतुष्ट कांग्रेस नेताओं की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद रास्ता निकल आया है। वैसे भी कांग्रेस महाधिवेशन में अध्यक्ष चुनने की परंपरा रही है और कांग्रेस के जानकार नेताओं का इस पर कहना भी है कि अधिवेशन के साथ ही एक चिंतन शिविर का भी आयोजन क्यों न कर दिया जाए, जिसमें नीतिगत मसलों पर विचार और संगठन के साथ अगले 5 से 10 साल की दिशा और दशा दोनों तय हो जाए, उस पर मंथन हो जाए। राज्य में होने वाले चुनाव 2024 की लोकसभा की तैयारियों के लिए भी मंथन ये नेता करना चाहते हैं। बहरहाल जल्द ही अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और इसके साथ ही अधिवेशन को लेकर भी कोई बड़ा फैसला कांग्रेस के अंदर हो सकता है। पहला फैसला अधिवेशन किस राज्य में हो, दूसरा फैसला अधिवेशन के साथ क्या चिंतन शिविर भी रखा जाए और तीसरा फैसला अध्यक्ष कौन हो। वहीं कांग्रेस इतर अब बात करते हैं बीजेपी। संघ के अनुभवी लोगों की बीजेपी में एंट्री, जेपी नड्डा की टीम में शामिल होने का रास्ता अब लगभग साफ हो चुका है। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में संघ के पदाधिकारियों का इजाफा होगा। पिछले दिनों भी संघ के 3 सदस्यों की तरक्की कर उनको उच्च पदाधिकारी बनाया गया। संघ के 3 संयुक्त सचिवों को पुरस्कृत कर बीजेपी में अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और 3 संयुक्त सचिवों के रिक्त पदों पर भी नए सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। यानी संघ के जरिए नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बीजेपी में फिट करना और विचारधारा को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन एक सवाल है जो अनूपगढ़ में घूम रहा है। दरअसल भविष्य में अनूपगढ़ में संतोष बावरी का विकल्प क्या वाकई में तैयार हो चुका है, ये सवाल घूम रहा है। विधायक संतोष बावरी की लिए चुनौती कौन होगी, ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल इस बार अनूपगढ़ नगर पालिका की चेयरमैन बनी है प्रियंका बालन। अब प्रियंका बालन कौन है, ये जरा समझिए। 2013 में प्रियंका बालन को टिकट मिल गया था, लेकिन बाद में उनकी उम्र 25 साल से थोड़ी सी कम रह गई और फिर बेटिकट रहकर उनको संतोष करना पड़ा। लेकिन इस बार नगर पालिका की चेयरमैन बनी है प्रियंका। अब राजनीतिक गलियारों में इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है कि 2023 के चुनाव से पहले प्रियंका बालन की क्या वाकई में तैयारी शुरू हो चुकी है और क्या वो विकल्प के लिए तैयार हो चुकी है। वहीं बात अब करते हैं उपचुनाव की। राजसमंद, सुजानगढ़ और सहाड़ा में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। तीनों सीटों पर प्रत्याशी उतारने को लेकर बीजेपी में मंथन शुरू हो चुका है। जातिगत और सियासी समीकरण को लेकर नामों पर लगातार चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। इस दौरान माना जा रहा है कि राजसमंद और सुजानगढ़ में महिला प्रत्याशी उतारने की चर्चा है, जबकि सहाड़ा में पुरुष प्रत्याशी को बीजेपी उतार सकती है। राजसमंद से किरण माहेश्वरी के परिवार से किसी महिला को टिकट दिए जाने की चर्चा, वहीं सुजानगढ़ से संतोष मेघवाल का नाम सबसे आगे। सहाड़ा में जातिगत आधार पर टिकट देने की चर्चा की जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। दरअसल सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के बीच जमकर जुबानी जंग तेज हो चुकी है। बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ममता को लेकर आपत्तिजनक बयान भी दिया और कहा कि अगर ममता बनर्जी हत्या किए जाने से आशंकित हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री को पत्र लिखना होगा और केंद्रीय एजेंसी सुरक्षा कवर प्राप्त करना होगा। हम नहीं चाहते कि उनके भतीजे की बंगाल के लोगों से सहानुभूति पाने के लिए उनकी हत्या हो जाए। वहीं बंगाल में गेट वेल सून डिप्लोमेसी काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौरव गांगुली को फोन कर उनकी सेहत का हाल जाना है। पीएम मोदी ने गांगुली के जल्द ठीक होने की कामना भी की है। गांगुली को सीने में दर्द की शिकायत के बाद कोलकाता के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। रविवार को गांगुली की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। इससे पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी दोनों अस्पताल जाकर सौरव गांगुली से मुलाकात कर चुके हैं, उनका हाल जान चुके हैं। वहीं बंगाल विजय के लिए बीजेपी के प्रेशर पॉलिटिक्स और कानून व्यवस्था को लेकर सीआरपीएफ की टुकड़ियां बंगाल भेजी गई। राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए केंद्र का ये नया दाव है। टीएमसी या अन्य पार्टियों से बीजेपी में आए नेताओं को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। हाल ही में शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय को भी ये सुरक्षा मिली है।
राजनीति में नेताओं में केंद्रीय सुरक्षा बल की सुरक्षा लेने का क्रेज तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल में आगे भी सुरक्षा लालच देकर भी और नेताओं की तोड़फोड़ होगी और 4 महीने बाद होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी और भी इस तरीके के प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में सवाल यह उठ रहा है कि बंगाल में ममता के लिए आखिर कितने चक्रव्यूह। पहले बीजेपी के पास नारद सिंह ऑपरेशन, शारदा चिटफंड थे बड़े मुद्दे, लेकिन दीदी को घेरने के लिए बीजेपी ने जोर शोर से भुनाए थे दोनों ही मुद्दों को। लेकिन अब स्कैम के मुख्य पात्र मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी सोवन चटर्जी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो क्या अब जिन्हें पहले बचाया गया था उन्हें दोषी करार देने के लिए प्रयासरत है ममता? उधर बीजेपी अब तीनों नेताओं पर लगे आरोपों पर मौन धारण करना पसंद करेगी। लेकिन ऐसी कई घटनाएं हैं जिन पर दोनों प्रमुख पार्टियों ने अपना स्टैंड बदल लिया है। लेकिन अब बंगाल में वोटर्स को रिझाने में कौन होगा सफल, अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी। लेकिन मध्य प्रदेश कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, तीसरा विस्तार हो चुका है। इसके बावजूद खत्म नहीं हुआ शिवराज सरकार का सिरदर्द। दरअसल सिंधिया समर्थक तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत की एंट्री हो गई। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक भी मंत्री बनने चाह रहे थे और उसके लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं मिल सकी। इसके बाद भी शिवराज कैबिनेट में 4 मंत्री पद अभी भी खाली हैं। इनमें से करीब 2 मंत्री पद सिंधिया अपने करीबी विधायकों को दिलवाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं को ये पद देना चाहती है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात के दौरे पर हैं। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर वो रहेंगे और अहमदाबाद जेपी नड्डा पहुंचे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा। गुजरात में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव का भी ब्यौरा लेंगे। अहमदाबाद में आरएसएस की बैठक 5 से 7 जनवरी तक चलने वाली है। जिस बैठक हम जिक्र करें, आरएसएस की महत्वपूर्ण समन्वय बैठक अहमदाबाद में कल से शुरू होगी 5 से 7 जनवरी तक। वारसा स्थित कर्णावती डेंटल कॉलेज में यह बैठक आयोजित होगी और बैठक की अध्यक्षता संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन पर भी चर्चा होने की इस दौरान संभावना है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु में चुनाव जैसे मुद्दों पर भी इन 3 दिनों के दौरान आरएसएस के अंदर मंथन हो सकता है। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। दरअसल पश्चिम बंगाल दौरे पर मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की है उन्होंने। पार्टी की तरफ से चुनावी अभियान का प्रमुख चेहरा बनने की भी बात कही है। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी सभी मामलों में अब्बास सिद्दीकी का पूरा समर्थन करेगी। हम अब्बास सिद्दीकी के साथ जाएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटों पर और किन जगहों पर हम चुनाव लड़ेंगे, ये आने वाले महीनों में तय किया जाएगा। दरअसल बिहार में जिस तरीके से एआईएम ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया, उसके बाद पश्चिम बंगाल के अंदर भी असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के लिए जमीन तलाशने लगे। सवाल यह है कि देश में कैसे होगा वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन? क्या चुनावी राज्यों को पहले दी जाएगी प्राथमिकता? यह भी एक गंभीर सवाल है। चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी कर चुकी फ्री वैक्सीन की घोषणा। अब असम के बीजेपी नेता बिस्मा शर्मा के बयान से सियासत गर्मा गई। उन्होंने कहा कि चुनाव के चलते असम को मिलनी चाहिए प्राथमिकता। उधर अन्य पार्टियों के नेताओं ने कहा वैक्सीन पर नहीं होनी चाहिए राजनीति, क्योंकि आगामी दिनों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरल में भी उठ सकती है मांग और एक राज्य को तरजीह मिलेगी तो फिर बाकी राज्यों को भी तवज्जो देनी होगी। वहीं कोरोना वायरस वैक्सीन पर सियासत जारी है। बिहार की कांग्रेस नेता ने नया शिगुफा छेड़ दिया है। बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने मांग की है, जिस तरह लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों ने पहले वैक्सीन की डोज लगवाई, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं को टीका लगवाना चाहिए। इससे लोगों के बीच इस वैक्सीन को लेकर विश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं वैक्सीन पर बयान से अखिलेश को राजनीतिक नुकसान क्या होगा, ये सवाल है। क्या कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की बताना सियासी भूल कर बैठे? इतना ही नहीं, सपा नेता आशुतोष सिन्हा ने तो अफवाह ही उड़ा दी। उन्होंने कहा था कि कोरोना की वैक्सीन लगाने से लोग
नपुंसक हो जाएंगे। बहरहाल दोनों वैक्सीन बीजेपी की नहीं, भारत की है, जिसे मिल चुकी है मंजूरी। एक भारत बायोटेक की स्वदेशी तकनीक से बनी है, दूसरी ब्रिटिश स्वीडिश कंपनियों ने तैयार की। और अखिलेश को किसान आंदोलन या किसी दूसरे मसले पर बीजेपी सरकार को घेरना चाहिए, ना कि इस तरीके की बयानबाजी करनी चाहिए। ब्रिटेन की फ्लाइट पर लगी रोक हटाने की आखिर किसको जल्दी है? भारत ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ब्रिटेन की उड़ानों पर रोक लगाई थी, क्योंकि ब्रिटेन में कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन मिला था। लेकिन 2 जनवरी को सरकार ने फैसला किया कि पाबंदी हटाई जाएगी। 6 जनवरी से भारत से ब्रिटेन और 8 जनवरी से ब्रिटेन से भारत के लिए उड़ानें शुरू हो जाएंगी। भारत में कोई भी फैसला क्यों होता है, कैसे होता है, ये समझना बेहद मुश्किल है। लेकिन करीब 50 देशों में से अभी तक किसी ने भी ऐसा फैसला नहीं किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को गणतंत्र दिवस परेड में निमंत्रण भी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। वहीं अब थोड़ी सी बच्चों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि 9 माह बाद आज से बिहार के स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे। 50% स्टूडेंट्स और कोरोना नियमों का पालन सभी को करना होगा। 9वीं से 12वीं तक के सरकारी और निजी स्कूल आज से खुल जाएंगे। दूसरे चरण में 19 जनवरी से नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। बिना मास्क छात्रों को एंट्री नहीं दी जाएगी और इस दौरान एक छात्र को 2 मास्क भी दिए जाएंगे। और एक पूरे भारत के लिए खुशखबरी, दरअसल आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को लगाया जाएगा। भारत 2 सालों के लिए अस्थायी सदस्य के तौर पर अपना कार्यकाल शुरू कर रहा है। 5 नए अस्थायी सदस्य देशों के झंडे आज विशेष समारोह के दौरान लगाए जाएंगे। 2021 में 4 जनवरी आधिकारिक रूप से पहला कार्य दिवस होगा। भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति तिरंगा लगाएंगे। भारत अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा। फिर 2020 में 1 महीने के लिए परिषद की अध्यक्षता भी करेगा। वहीं लगातार तीसरे माह देश का निर्यात दिसंबर में घटा है 0.8%। दिसंबर 2020 में 0.8% घटकर 26.89 अरब डॉलर का निर्यात रह गया है। पेट्रोलियम, चमड़ा और समुद्री उत्पाद क्षेत्र में कमजोर प्रदर्शन देखने को मिला है। दिसंबर में आयात 7.6% बढ़कर पहुंचा था 42.6 अरब डॉलर पर। इससे व्यापार घट गया है और 15.71 अरब डॉलर का इसमें जो कमी है महसूस की गई। आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का काम राजस्थान में पूरा हो गया है। 7 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा सकते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ दिल्ली से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रूट पर एक ट्रेन अजमेर से न्यू किशनगढ़ और दूसरी ट्रेन अलवर के पास काठूवास से चलेगी। दोनों ट्रेनें इस रूट पर संचालित होने वाली पहली डबल स्टैक मालगाड़ी है। दोनों की लंबाई करीब 1.5 किलोमीटर यानी कि 2 मालगाड़ी के बराबर होगी। कॉरिडोर का राजस्थान और हरियाणा का 306 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। फिलहाल 256 किलोमीटर न्यू किशनगढ़ से अटेली तक चलेगी गुड्स ट्रेन। भारत की टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा और भारत को 43 साल बाद सिडनी में पहला टेस्ट जीतने का इंतजार है। सिडनी में 1978 के बाद भारत ने कोई भी मुकाबला नहीं जीता है। दूसरी ओर कड़े प्रतिबंधों के साथ भारतीय टीम ब्रिस्बेन जाने को भी तैयार नहीं है। ब्रिस्बेन में 15 जनवरी से खेलना है सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला। कठिन लॉकडाउन के कारण सिडनी में ही चौथा टेस्ट खेलना चाहता है भारत और इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम की कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। टीम इंडिया के सभी सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। टीम के सपोर्ट स्टाफ की भी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सिडनी के लिए टीम रवाना हो चुकी है। सिडनी में 7 जनवरी से खेला जाएगा तीसरा टेस्ट। 4 मैचों की सीरीज में भारत और ऑस्ट्रेलिया 1-1 की बराबरी पर है। वहीं NSUI की ऐतिहासिक साइकिल रैली किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच करने की तैयारी और जयपुर से दिल्ली जाएगी साइकिल रैली। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री हरीश चौधरी, अशोक चांद्रा, सुभाष गर्ग इस दौरान मौजूद रहेंगी। रैली को हरी झंडी दिखाकर आगे रवाना किया जाएगा। NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन, प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में दिल्ली कूच किया जाएगा। मेरे सहयोगी भारत दीक्षित मेरे साथ जुड़ चुके। भारत, जरा दिखाइए दिल्ली कूच के लिए कौन कौन जाने की तैयारी कर रहा है और कितनी संख्या में वहां NSUI के कार्यकर्ता पहुंचे। देखिए बिल्कुल विजेंद्र, आपको बता दूं कि किसान बिल के विरोध में आज NSUI की जो
साइकिल रैली है वो अब तैयार होगी। कुछ ही देर में एनएसआई जो रैली है वो यहाँ से रवाना होगी। इस वक्त की आप तस्वीर देख सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में साइकिलों पर एनएसआई के जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल बैठ चुके हैं और कुछ देर में जब जो मंत्री हैं, पीसीसी चीफ हैं डोटास राव, वो यहाँ पहुंचेंगे। फिलहाल की अगर बात की जाए तो जो तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद सुभाष गर्ग जो तकनीकी शिक्षा मंत्री, वो यहाँ कुछ देर में पहुंचने वाले। उसके बाद इस ऐतिहासिक साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना किया जाएगा। आप तस्वीर देख सकते हैं कि हाथों में झंडे यहाँ पर लहरा रहे हैं। एनएसआई के कार्यकर्ता खासी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं और विधानसभा के पास जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ऐतिहासिक साइकिल रैली है, वो कुछ ही देर में यहाँ से रवाना होगी। तस्वीर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में साइकिल पर यहाँ पर एनएसआई करते बैठे हैं और यहीं से दिल्ली कूच की तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही है। जैसा कि एनएसआई के जो प्रदेश अध्यक्ष अभी चौधरी, उनके अनुसार जो किसान विरोधी बिल है उसके समर्थन में इस रैली को दिल्ली कूच के लिए रवाना यहाँ से किया जाएगा। आप तस्वीर देख सकते हैं, लगातार खासी तादाद में एनएसआई के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और पहली बार ऐसा लग रहा है कि एनएसआई जो कि छात्र संगठन है उसमें थोड़ी सी जान यहाँ पर आई है, क्योंकि लगातार इस तरह के आयोजन हैं वो एनएसआई की ओर से किए जा रहे हैं। और आज एक बड़ी और ऐतिहासिक रैली शहीद स्मारक से रवाना होगी। कुछ ही देर में जब मंत्री यहाँ पहुंचेंगे, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की बात की जाए, भंवर सिंह भाटी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अशोक चांदना यहाँ पहुंचेंगे, हरीश चौधरी हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और इसके बाद रैली को यहाँ से रवाना किया जाएगा। तो काफ़ी तादाद में एनएसआई के जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल शहीद स्मारक पर यहाँ पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में इंतजार रहेगा सिर्फ मंत्रियों को। जब वो पहुंचेंगे तो रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। जी विजेंद्र। बिल्कुल भारत, इस दौरान उम्मीद तो काफी कम है कि दिल्ली तक पहुंच पाएंगे। ऐसे में क्या माना जाए कि बॉर्डर से ही वापस आएंगे? देखिए बिल्कुल, फिलहाल की अगर बात की जाए तो दिल्ली कूच की तैयारी है एनएसआई ने यहाँ पर की है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद किस तरह के हालात रहते हैं तो बाद ही पता लग पाएगा। और फिलहाल की अगर बात करूँ तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एनएसआई के, नीरज कुंदन, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और एनएसआई कार्यकर्ता ने उनका जोरदार स्वागत है वो यहाँ पर किया गया है। बिल्कुल भारत, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।